नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी यूएचओ की तरफ से मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा हूँ। 7 नवंबर 2024। तो आज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा है कि महामारी के बाद कई स्टेट्स में हेल्थ बजट काफ़ी कम हो गया है। अभी ये हमारे लिए यूएचओ इसमें चिंता प्रकट करता है, क्योंकि हेल्थ हमेशा होना चाहिए। खाली महामारी के टाइम ही अगर आप पैसा लगाओगे हेल्थ में और उसको दुरुपयोग करोगे, उससे जनहित में नहीं है ये चीज़ें। जैसे कि अभी बजट जो एलोकेशन किए हैं कुछ राज्य में, जो रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो बताए हैं कि कई स्टेट्स में बजट कम कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र स्टेट एक है, और भी स्टेट्स है। और जबकि आपने महामारी में देखा था कि कितना पैसा टीके में खर्चा किया। 36,000 करोड़ रुपए पहला राउंड टीका जो लगाए थे, मास वैक्सीनेशन, उसमें खर्चा किया। जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सब लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी हो गया था। भारत में इतना क्राउडेड कंट्री है कि जब तक टीका चालू किया था कई लोगों को हो गया, तो उसमें तो ज़रूरत भी नहीं था और इतना खर्चा किया। और अब जब महामारी, या जिसको भी ये महामारी कहते हैं, वो ख़त्म हो गया है, तो बजट में गिरावट आ रही है। और रिजर्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र सबसे नीचे की तरफ जा रहा है हेल्थ के ऊपर खर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य के ऊपर। द पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर महाराष्ट्र में इस साल हर पर कैपिटा, हर इंसान के लिए, जो हम अगर हिसाब लगाए, 1,942 रुपये है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। जबकि पिछले साल ये 2,327 पर कैपिटा था। हर इंसान में गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रहा है साल में, तो अभी तकरीबन आधा कर दिया है इसको। 1,000 आधे से मतलब 2/3 कर दिया है। तो काफ़ी कम कर दिया है। और ये फिक्र वाली बात है। मतलब इस साल 1,940 करीब है, और पिछले साल 2,327 है। तो 400 करोड़ रुपए कम कर दिया है हेल्थ। 400 रुपये कम कर दिया है प्रति प्रति इंसान के लिए, प्रति। तो ये एक तो हमारा यूएचओ का यही है कि जब महामारी होती है तब पानी पैसे की तरह बहा जाता है। अच्छी बात है, जनहित में बहाना चाहिए, पर उसका दुरुपयोग किया जाता है पैसे का महामारी के टाइम। और जैसे कहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग। और कई ऐसे स्कैम्स आए हैं, महामारी के स्कैम्स आए हैं, जो कि एक तो है परचेज ऑफ बॉडी बैग्स। आपको याद होगा, बॉडी जो किसी को भी कोविड से डेथ होता था, बॉडी देते नहीं थे रिश्तेदारों को, उसको कवर किया जाता था। वो बैग के परचेज में स्कैम हुए हैं 38 करोड़ का, महाराष्ट्र में। और कोविड के द्वारा कोविड जंबो अस्पताल बनाए थे, जंबो सेंटर स्कैम। और कोविड खिचड़ी स्कैम भी हुआ है, उसमें भी काफ़ी पैसा का हेरा फेरी हुआ था। ये सब स्कैम रिपोर्टेड है मीडिया में। जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को खाना दे रहे थे, खिचड़ी वगैरह बना के, फूड पैकेट्स, उसमें भी पैसे का हेरा फेरी हुआ है। ये सब मैं इसके लिंक्स दूंगा अपना अंग्रेजी वाले में, और जो हिंदी वाला वीडियो में भी नीचे अंग्रेजी वाले का भी लिंक रहेगा। ये सब लिंक देख सकते हैं आप लोग। और दूसरे स्टेट्स में भी ऐसी खबर आ रही है। और ये जनता का पैसा है, पब्लिक मनी से ये सब खर्चा हो रहे हैं, और इसमें पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हैव आल्सो कम फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये हमको ये है कि अभी महामारी एक लत लग जाएगा ऐसे लोगों को, जो भी हमारे ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, क्योंकि इसमें काफ़ी
स्कोप हो जाता है, काफी अवसर मिलता है इनको हेरा फेरी करने का पैसे का। तो पेंडेमिक और प्रोपेगेंडा और डर फैला के ये सब पीपी, मास्क, ग्लव्स, इसमें सब स्कैम। और एक बार इनकी आदत लग जाएगी तो हमको ये फिक्र है कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा और पैसा, तो ये एक एक के बाद एक महामारी घोषित करने का एक ये रह जाएगा इनको, एक बहुत बड़ा एक लालच आ जाएगा। तो इसके लिए जानकारी होनी चाहिए, ये हम जानकारी देना चाहते थे कि रोजमर्रा जिंदगी में आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, जो कि जरूरत है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कमजोर होगा अगर अच्छे अस्पताल नहीं होंगे, पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसका हेल्थ डाउन रहेगा तो कोई भी महामारी में वो ज़्यादा बीमार हो सकता है, उनका देहांत भी हो सकता है। इसलिए इस टाइम हमको पूछना चाहिए कि हेल्थ हेल्थ एजुकेशन, यही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट को योगदान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। अभी धीरे धीरे दोनों चीज़ को आप प्राइवेटाइज कर रहे हो, कॉरपोरेट कर रहे हो। अगला मुद्दा उसी से मिलता जुलता है, इसी से जुड़ा हुआ है। अगला मुद्दा ये है जो हमको लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है हेल्थ में, उनको प्रॉफिट देखेगा प्राइवेट सेक्टर। तो हमको ये फिक्र है यूएचओ के कि ये जो एक ये ट्रेंड हो गया है कि हेल्थ को नेग्लेक्ट करो और प्राइवेट को हैंड ओवर कर दो, ये लगता है कि ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर बनाओ और इस वैक्यूम में प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। किस नाम से? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे क्या होता है कि हमारे को जो जनहित वाली बात नहीं होती, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता, प्रॉफिट आ जाता है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा दवाइयाँ, एक्स्ट्रा टीके, ये सब आ जाता है, जनहित को फायदा नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज से चालू हो गया, 80s 90s से प्राइवेटाइजेशन। आज के तारीख में तकरीबन 50% जो मेडिकल कॉलेजेस है वो प्राइवेट सेक्टर में है। अस्पताल भी अभी हो रहे हैं, जितने अस्पताल है पब्लिक हॉस्पिटल कम हो रहे हैं, उनके क्वालिटी बहुत ख़राब है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर एक्यूप्ड है, मेंटेनेंस नहीं है बिल्डिंग्स के। और उनकी जगह आप कॉरपोरेट अस्पताल ला रहे हैं। आयुष्मान भारत भी वो कॉरपोरेट अस्पताल एम्पैनल्ड, अधिकतर कॉरपोरेट अस्पताल है, तो उसमें भी कॉरपोरेट अस्पताल को फायदा होता है आयुष्मान भारत में। तो आप अभी फिक्र की बात है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें भी अभी प्राइमरी हेल्थ केयर में भी अभी एक मीटिंग हुआ था। एक स्टे मीटिंग किसने कराया था? ये चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले आते हैं। ये इनका एक एनुअल मीट के दौरान हमारे जो डॉक्टर वीके पॉल है, नीति आयोग के मेंबर है, वो प्रतिनिधि है नीति आयोग के, उन्होंने कहा है कि हेल्थ सेक्टर बहुत से हमको विकसित भारत होगा, विकसित भारत हेल्थ सेक्टर से होगा। और इसमें हमको $32 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा, जिससे कि पर कैपिटा इनकम $2500 से बढ़ के $18,000 हो जाएगा इंडिया का पर कैपिटा। पर ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो विकसित हो रहे हैं ये खाली वेल टू डू लोग ही विकसित हो रहे हैं, हमारे जो गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। तो पर कैपिटा मतलब आप एवरेज निकालते हो तो वो करीब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैंने 1000 ज़्यादा टाइम डिफरेंस है द रिचेस्ट पर्सन एंड द पुअरेस्ट पर्सन इन इंडिया, ऐसा कोई कंट्री में नहीं है। तो ये जो फिगर्स है ये मिसलीडिंग हो जाते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जो भी है, तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के इससे हमारे को विकसित भारत होगा और इतना $1 ट्रिलियन, बहुत बड़ा ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। और उन्होंने आयुष्मान भारत का भी तारीफ किया है कि 70 साल के बाद ऊपर सब लोगों को आयुष्मान भारत में का बेनिफिट मिलेगा। अभी ऐसे ही देखिए, जितने भी
आयुष्मान भारत के एम्पैनल हॉस्पिटल है शहरों में ज़्यादा है, गरीब आदमी को गांव में कहाँ मिलेगा अच्छे अस्पताल अच्छे ये। और फिर प्रॉफिट मोटिव इसमें भी आ जाता है, क्योंकि एल्डरली को अभी हमारे यहाँ देश में जो महिलाएं हैं चाइल्ड बेयरिंग, मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है, बच्चा देते टाइम देहांत ज़्यादा होता है, अंडर 5 मैल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारा बहुत ज़्यादा है अंडर 5। तो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देके एल्डरली देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, पर बहुत ये कॉस्टली होता है कि पूरे हमेशा आप यंग एज से नेगलेक्ट करोगे हेल्थ, एल्डरली हेल्थ हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है। इसमें आयुष्मान भारत और अगर एंटाइटलमेंट बढ़ाओगे तो अगेन कॉरपोरेट अस्पताल को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट स्कीम से हो रहा है और गवर्नमेंट को कुछ पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ रहा पब्लिक हॉस्पिटल बनाने में। और एक अच्छा सा एक प्रोपेगेंडा होता है कि देखिए हम कितने नेक हैं, हमने सबके लिए हेल्थ का व्यवस्था कर ये कर दिया है, हेल्थ के लिए एसेसिबल कर दिया है सबको अस्पताल में आयुष्मान भारत से कॉरपोरेट अस्पताल में जाके। तो पर फायदा क्या है, कॉरपोरेट अस्पताल को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया है, अपना इंश्योरेंस आपके हमारे पैसे से होता है। सो इस टाइप का हमारा कहना है कि जैसे विकसित, फिर वो क्या है, फिर जो इंडस्ट्री वाले हैं और जो हेल्थ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी हमारे रैप थे, और उन्होंने कुछ ऐसे भाषण दिए जिसमें कहा कि हमको अभी एआई, अभी कई ऐसे नए नए फैशनेबल वर्ड्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया, ये सब के मदद से हम प्राइमरी केयर तक हम हेल्थ सप्लाई कर देंगे। और एक प्रकार से एआई से टेलीमेडिसिन या डिजिटल इंडिया। अरे भाई, जब वहाँ पे बेसिक आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बोल रहे प्राइमरी हेल्थ केयर भी हम इससे कर देंगे, अभी क्या करोगे आप? वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है उनका, उसको भी क्या प्राइवेटाइज करोगे? या फिर उनके बेसिक वाटर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ये सब से क्या एआई से पेट भर जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? तो ये सब हमको लगता है कि ये सब जो है ये जरा डाइवर्जन टैक्टिक्स है, और इसमें इंडस्ट्री के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। ये सब इंडस्ट्री वाले है, एआई इंडस्ट्री है या जो भी है डिजिटल इंडिया है, तो ये सब एक प्रकार से स्लोगन है। तो हमको अभी जैसे पहला वाला मुद्दा था कि हेल्थ बजट हम कम कर रहे हैं, अभी बजट है नहीं कुछ, हम कुछ कम करके अभी ये सब ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि विकसित भारत होगा, एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, उससे हमारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो भाई कैसे होगा यार? पेट थोड़ी बढ़ेगा उससे, न्यूट्रिशन थोड़ी होगा उससे, बीमारी दूर हो जाएगा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? इलाज आप करोगे पर बीमारी होना ही नहीं चाहिए, अगर आपके वाटर सप्लाई अच्छा है, सैनिटेशन अच्छा, हाउसिंग अच्छा हो। तो ये मेरे ये थोड़ा फिक्र वाली बात है। और ये हम और दूर जा रहे हैं। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम 1947-46 में एक डॉक्टर सर जोसेफ भोरे कमेटी था, जिन्होंने प्लान किया था कि हमारा हेल्थ कैसे सबको मिले, पूरे पॉपुलेशन को, गरीब हो, मार्जिनलाइज्ड हो, अमीर हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ के लिए उन्होंने कहा था कि विलेज लेवल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ पे प्राइमरी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 75 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, 6 डॉक्टर होना चाहिए उसमें, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट और नर्सिंग स्टाफ और ऑक्सिलरी स्टाफ होना चाहिए। आज के तारीख में 70 साल, 75 साल, 77 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, एक डॉक्टर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 6 डॉक्टर बोला था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और कहा था कि 10,000 पॉपुलेशन के लिए, 10,000 या 20,000 पॉपुलेशन के लिए 70 बेड अस्पताल होना चाहिए, 6 डॉक्टर होने चाहिए। और जो कि ब्लॉक लेवल में, उसके ऊपर जो दूसरा लेवल सेकेंडरी लेवल में 30 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर एक सेकेंडरी यूनिट होना चाहिए, जिसमें 650 बेड का अस्पताल होना चाहिए, 650 बेड होना चाहिए ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल में, 650 बेड, और उसमें सभी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में 2,500 बेड का टर्सरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। अभी देखिए, अभी सभी बड़े बड़े शहर में टर्सरी केयर, वो भी प्राइवेट के हाथ में है। कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और 90% हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अर्बन एरिया में।
हमारा ये जो बोर्ड कमेटी ने बोला था 70 75 77 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी हम उसका तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ऊपर से हम बैंडेड लगा रहे हैं कि एआई से सॉल्व हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व हो जाएगा, डिजिटल इंडिया से सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूछना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो भी उनके नेता हैं उनको बोलना चाहिए आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो। तभी उनको हमारा तभी विकसित भारत होगा। ऐसे बात से या हवा में बात करने से, एआई से नहीं होगा। तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा है कि यूएसए में एक स्टेट है इडाहो। अब जो लोग जागृत हो रहे हैं, दूसरे देशों में भी जागृत हो रहे हैं। इडाहो का जो हेल्थ बोर्ड है, जिसके अंडर 6 काउंटीज आते हैं, काउंटीज में यूएसए में छोटे छोटे काउंटीज आते हैं, एक स्टेट अलग होता है। उन्होंने क्या किया, उस स्टेट ने, उनके जो हेल्थ बोर्ड ने, उन्होंने कोविड वैक्सीन बंद कर दिया। उन्होंने बोला ये कोविड वैक्सीन को प्रमोट करना बंद करो, और कोविड वैक्सीन के स्टॉक वापस लो, और किसी को कोविड वैक्सीन नहीं लगेगा जब तक इसके अच्छे से जांच ना हो जाए, इसका बेनिफिट। और ये तो ये एक स्टेट में चालू हुआ। तो ये एक पहली बार। और उन्होंने ये भी कहा, जो हेल्थ बोर्ड था इडाहो स्टेट का, अमेरिका में, उन्होंने कहा 300 के ऊपर कंप्लेन आए हैं लोगों से वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और इसके बारे में, तो इसीलिए उन्होंने रोक दिया है। और हमको यूएचओ को खुशी है कि लोगों से ऊपर आ रहा है। नहीं तो क्या हो रहा था अभी, ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटरशिप जैसे हो रहा था, मेडिकल डिक्टेटरशिप, ऊपर से कानून बना दिया कि सबको देना ही है तो देना है। अभी पता चल रहा है कि नीचे से लोगों ने किया। तो इडाहो स्टेट एक ऐसा स्टेट है अमेरिका में जिन्होंने इसको अभी रोक दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है इस बारे में। फिर दूसरा एक खबर है कि एयर पोल्यूशन के ऊपर है। एयर पोल्यूशन जो आप देखें, जितने भी आपके इंडस्ट्री हो रहे हैं, कार हो रहे हैं, इंडस्ट्री हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल जला देते हैं एग्रीकल्चर, पंजाब हरियाणा में तो उसका धुआं आता है। उसका एयर पोल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, वो दिल्ली की तरफ आता है। तो इससे एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। और वहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है दिल्ली के, उन्होंने बोला है कि हम आर्टिफिशियल रेन करेंगे। अब आर्टिफिशियल रेन में भी क्या है कि ये इतना इजी ये नहीं है कि आर्टिफिशियल रेन से आपका पोल्यूशन लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल रेन बहुत खर्चा होता है, उसमें 1 करोड़ खर्चा होता है 100 स्क्वायर किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन करने का। और उसका लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होता है आर्टिफिशियल रेन से। तो हमारे जो यूएचए का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर नहीं होना चाहिए। एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हमको होना चाहिए कि एयर क्वालिटी हमको ये पहले तो कार कंट्रोल करना चाहिए। अब इतने ज़्यादा गाड़ी, उसमें भी कमर्शियल इंटरेस्ट है, नए नए कार आ रहे हैं, नए नए मार्केटिंग हो रहा है ऑटोमोबाइल का, पेट्रोल का मार्केटिंग हो रहा है। तो उसको कम करना चाहिए। दूसरा इंडस्ट्री के ऊपर। और लोगों को क्या है कि कार, अगर साइकिल ट्रैक हो, वॉकिंग ट्रैक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो लोग चलेंगे फिरेंगे, उनको मोटापा भी कम होगा। तो हो क्या रहा है, मार्केट फोर्सेस, फास्ट फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दोनों में आदमी अपना एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बैठे बैठे कार में, कार से ऑफिस, ऑफिस से कार घर, टीवी, दूर से रिमोट, और जोमेटो और ये स्विगी घर में, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, मोटापा हो रहा है। तो इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मोटापे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हम कार में रोक लगाए, लोगों को जागृत करें। और हमारे को एनवायरनमेंट करना चाहिए ना। अभी लोग कार नहीं जा, पैदल चलने का जगह नहीं है, डेंजरस है, साइकिल चलाने का जगह नहीं है। तो ये सब दोनों और एक हमने कोट किया है, एक गुस्तावो पिट्रो, एक मेयर थे बोगोटा के एक जमाने में। उन्होंने कहा था कि डेवलप्ड कंट्री वो होता है कि जहाँ पे गरीब के पास कार नहीं रहता है, जैसे टाटा नैनो गरीब के लिए कर दिया, वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। डेवलप्ड कंट्री वो है जहाँ पे अमीर लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में का इस्तेमाल करें। तो जब अमीर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा, उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। ये नहीं कि हर इंसान के पास कार हो। आजकल तो दो दो तीन तीन कार एक घर में है। तो ये तो खैर अभी देखिए मुश्किल है, अभी ट्रेंड चालू हो गया है, पर ये सोचने वाली बात है।
तो ये एक मुद्दा था। एयर पोल्यूशन को हम लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा हमको। ये देखो सांसें भी हम पोल्यूटेड ले रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, हार्ट डिजीज हो रहे हैं, एस्थमा हो रहा है, लेड पॉइजनिंग हो जाता है। एयर पोल्यूशन में लेड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें हमारा ब्रेन डेवलपमेंट ठीक नहीं होता बच्चों में। तो ये है। अच्छा, अगला मुद्दा है कि एक लेख आया है, डॉक्टर डेविड बेल और उनके साथियों ने लिखा है एक हेल्थ पॉलिसी जर्नल में। उन्होंने कहा है कि जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर किए हैं ना, अर्जेंट पैंडेमिक मैसेज, WHO, वर्ल्ड बैंक और G20 नेशन है, इसके कोई बिगर एविडेंस के, बिगर कोई सबूत, ठोस सबूत के इन्होंने आपने भी देखा भी मंकी पॉक्स पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गया, कितने केसेस हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं। तो ऐसे इवन कोविड को भी कर दिया, तो उसका भी कितना था। एल्डरली तो बेचारे कोई भी वायरस से होते हैं, यंग हेल्दी में। तो वो कह रहे हैं कि उनका पेपर बताता है कि पहले ज्यादा होते थे महामारी, पहले हमको भी मालूम है, स्मॉल पॉक्स में, कॉलेरा में, प्लेग में एंटीबायोटिक। अब अभी जो WHO बार बार बोल रहा है कि अभी पैंडेमिक बढ़ रहा है, अभी ज्यादा फ्रीक्वेंट है, वो डेटा उल्टा ही बता रहा है। डेटा बता रहा है कि पैंडेमिक कम हो गया है, आप कोई भी डेटा ले लीजिए। और तो ये कह रहे हैं कि ये सीरियस पॉलिसी, और ऐसे इसमें सब शामिल है, WHO, वर्ल्ड बैंक और G20 नेशन। इन्होंने कहा कि ऐसे डिक्लेरेशन क्या करते हैं कि एक बहुत हानिकारक होता है ऐसे डिक्लेरेशन करना, कि पैंडेमिक बहुत ही हल्का फुल्का से डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या होता है कि बहुत, जैसे एक तो अभी हमने उदाहरण दिया, कितने स्कैम हो गए, खिचड़ी स्कैम, बॉडी बैग स्कैम, PPE स्कैम, जंबो अस्पताल का स्कैम, महामारी में पैसा बना रहे लोग। तो अभी ये महामारी, जो रोज लोग यही चीज, ये मुद्दे में भी एक पेपर में भी बता रहे हैं कि ये इससे नुकसान होता है कि रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं और असली हेल्थ प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते। हमारे देश में जैसे TB का प्रॉब्लम है, बच्चे का डेथ होता है, 3,000 4,000 बच्चे हर दिन मर जाते हैं हमारे यहाँ, छोटे बच्चे। 1,400 लोग TB से मर, इससे डाइवर्ट हो जाते फंड्स, अगर ऐसे आप जल्दी जल्दी पैंडेमिक डिक्लेयर करोगे तो। ये फिक्र वाली बात है, ये लोगों को इसके लिए जानकार होना चाहिए और पूछना चाहिए क्वेश्चन। और WHO भी इससे सहमत है, और कहता है कि हमारे एशिया अफ्रीका में बड़े बड़े हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया, TB है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। हाँ, रेबीज से 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं हर साल इंडिया में। और हम ये सब छोड़ के, हम आगे का महामारी कब आएगा उसके लिए हम स्कैम चालू हो जाता है, नए नए दवाइयाँ इकट्ठा कर रहे हैं, टीके इकट्ठा कर रहे हैं। आखिरी खबर है, अभी अमेरिका में हाल ही में इलेक्शन हुआ, उसका हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट ये है महामारी के ऊपर ये। और डोनाल्ड ट्रम्प के एक सहयोगी है रिपब्लिकन पार्टी के, जो काफ़ी हाई ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी वाले हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट कैनेडी। ये शायद भतीजे हैं हमारे जो पहले के, जो USA के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कैनेडी के नेब्यू है या भतीजे है, ग्रैंड। डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत गया, आप लोगों को मालूम होगा। और उनका एक एजेंडा है कि जो पब्लिक हेल्थ में करप्शन है वो दूर करेंगे, और वो देना चाहते हैं इसका जिम्मेदारी सीनेटर रॉबर्ट F. कैनेडी को देना चाहते हैं। वो, जिनका मैंने बताया कि बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग मॉरल करेज है। तो उनको 3 काम दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। वो काम है, पहला काम है कि ये पहले क्लीन अप द करप्शन, पब्लिक हेल्थ में जो करप्शन हो गया, हेल्थ एजेंसी जैसे उनका FDA है, CDC है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, फार्मा इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, उसको क्लीन करने का पहला काम दिया है। फार्मा और फूड इंडस्ट्री का दूसरा काम दिया है। फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री का जो इन्फ्लुएंस है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनका, FDA में या फूड रेगुलेटरी बॉडीज में या उसको क्लीन करने का दूसरा दिया है, फार्मा इंटरेस्ट और रेगुलेटरी इंटरेस्ट। और तीसरा काम दिया है जॉन F. कैनेडी को, कि जो अभी हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे मैं बोल रहा था कि हमारा ऑटोमोबाइल बढ़ रहा है या फास्ट फूड बढ़ रहा है, अनहेल्दी ईटिंग, लोग मोटे हो रहे हैं, तो ये अमेरिका से चालू हुआ है। अमेरिका में हमसे 3 गुना ज़्यादा मोटापा है। तो इसको
कम करने के लिए प्लान करने के लिए बोला है कैनेडा। और इसके लिए 2 साल का उन्होंने ये दिया है समय उनको, उसके बाद वो देखेंगे कितना आगे बढ़े इस काम में। तो अभी ये बहुत एक दिलचस्प वाली बात है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में, इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट में, नेचर जर्नल जो है, जो वर्ल्ड का टॉप जर्नल है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 है, देखिए अभी इससे पता चलता है कि कितना जड़ें कितनी इनकी चारों तरफ फैल गई है कि टॉप जर्नल्स को भी कंट्रोल। उसमें एक लेख आया है, उस लेख में उन्होंने कई ऐसे साइंटिस्ट है जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है, जो कि हमेशा महामारी के द्वारा दूसरे साइंटिस्ट को फ्रिंज कहते थे, उन्होंने एक लेख लिखा है कि ये एंटी साइंस, अभी साइंस को बहुत खतरा है डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कैनेडी से, इन लोग एंटी साइंस है। और इसके लिए उन्होंने एक दूसरे लेख का जिक्र किया है जो पहले नेचर में छप चुका है 2 साल पहले। उसमें काय में बोला है कि ये इनके कुछ ऐसे विचार है जो एंटी साइंस है। अब देखिए बहुत मजे की बात है, ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं पिछले लेख में, जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और ये रॉबर्ट कैनेडी विल बी, साइंस को बहुत खतरा है। ये 4 पॉइंट जो उन्होंने कहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले जब वो प्रेसिडेंट थे महामारी के दौरान, उन्होंने 4 चीजें की थी जिसको कि जिसके बेस पे वो कह रहे हैं एंटी साइंस है। पहला चीज वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल को रीओपन करने के लिए दबाव दिया था कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अभी देखिए ये दूसरा, ये पहला पॉइंट था जिसके लिए ये इसको आलोचना कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और बिजनेस क्लोजर और लॉकडाउन में थोड़ी कमी कर दी थी। दूसरा मुद्दा उन्होंने ऐसे बताया कि ट्रंप ने ऐसा किया था। और तीसरा कहा था कि उन्होंने मास्क का इम्पोर्टेंस को प्ले डाउन किया, मास्क को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। और चौथा कहा कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना। अभी देखिए ये चारों पॉइंट के ऊपर कह रहे हैं वो एंटी साइंस है। आज के तारीख में आप लोगों को भी मालूम है, अभी जो एविडेंस है, ये चारों पॉइंट एंटी साइंस था अभी के शोध के हिसाब से। पहला पॉइंट हम लेते हैं कि स्कूल रीओपनिंग। अभी स्वीडन ने अपना स्कूल हमेशा खुला रखा और उसमें कोई ऐसे ज्यादा ना बच्चे बीमार हुए, ना बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ, ना टीचर का प्रॉब्लम हुआ। तो स्कूल क्लोजर सबसे बड़ा एक ब्लंडर था। और अभी जो साइंटिस्ट जो नेचर में जो छप रहा है, वो कह रहे हैं कि ये ट्रम्प एंटी साइंस है क्योंकि उन्होंने स्कूल क्लोजर नहीं किया। और अभी क्या रिसर्च क्या बताता है कि स्कूल क्लोजर से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। दूसरा पॉइंट था कि बिजनेस लॉकडाउन और क्लोजर नहीं किया। अभी इसके ऊपर भी रिसर्च आ गया, मैं एक पेपर का रेफरेंस दूंगा, इस स्वीडन का भी रेफरेंस दूंगा, उसके ऊपर भी पेपर लिखा गया है। इसका भी रेफरेंस है कि लॉकडाउन और बिजनेस क्लोजर से नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। ये एविडेंस अभी सामने आ गया है इसका भी। तो ये भी अभी देखिए, ये भी कैसे कह सकते कि और तीसरा जैसे वो कह रहे हैं मास्क का, मास्क का भी बड़े बड़े स्टडीज आ गए। बांग्लादेश में 3 लाख लोगों के ऊपर स्टडी किया था, 3 लोगों को, एक को सर्जिकल मास्क दिया था, एक को नॉर्मल मास्क दिया था और एक को ऐसा रखा था, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे बिगर नॉन सर्जिकल मास्क से तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ कोविड के ट्रांसमिशन में। और सर्जिकल मास्क से 10-11% फर्क हुआ, और वो भी तरीके से इस्तेमाल करने से। 4-4 घंटे में चेंज करना, ये करना, वो आम आदमी कैसे कर सकता है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज मास्क का कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि हम हमारा तो ये विचार है मास्क से और गंदगी फैलता है। वही गंदा कपड़ा आपके मुंह के सामने दिन भर रहता है और गरीब आदमी इसको धो भी नहीं पाएगा, अगले दिन वही पहनेगा। तो ये भी साइंस आज के तारीख में मास्क को सपोर्ट नहीं करता है। और चौथा बहुत मजेदार है, सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया था तो वो एंटी साइंस है। ट्रंप ने मास्क को प्रमोट नहीं किया, एंटी साइंस है। ट्रंप ने स्कूल का क्लोजर के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया तो एंटी साइंस है। ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं किया तो एंटी साइंस है। चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये सबसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सीनेट हियरिंग हो रहा है यूएसए में, फौजी को विटनेस बुलाया गया था, फौजी से पूछताछ किया, उनसे पूछा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपके पास क्या एविडेंस है। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं, हम तो ऐसे ही बनाए थे। अब बताइए, ये चारों चीज में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और चारों चीज के लिए बोल रहे हैं कि ट्रम्प और कैनेडी विल बी एंटी साइंस, साइंस को खतरा है। साइंस बचेगा या साइंस को खतरा है। और 3 चीजें जो उन्होंने एजेंडा दिया है, पहला एजेंडा है करप्शन दूर करो, पब्लिक हेल्थ है, उसमें साइंस को क्या खतरा है। दूसरा एजेंडा दिया है कि फार्मा इन्फ्लुएंस और
फूड इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस को कम करो। इसमें क्या एंटी साइंस है, वो तो साइंस के प्रो है, अभी तो सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा जो सुझाव दिया है कि मोटापा वोटापा बढ़ रहा है, उसको आप रोकथाम का बारे में सोचिए, इसमें क्या एंटी साइंस है। अभी मैं आप लोगों को ही ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ही निर्णय लें कि नेचर एंटी साइंस है या ट्रम्प एंटी साइंस है। हो कि ट्रम्प शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, साइंस किताबें नहीं पढ़ता होगा, पर एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। अभी जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है, नेचर जैसा जर्नल ये लिखते हैं, तो हमको दुख है कि उनका शायद कॉमन सेंस को तो बिल्कुल ही बेच खाए हैं, या किसी ने उनका कॉमन सेंस खरीद लिया है। निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद, आज का इतना ही हमको